वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू माय व्यूअर्स, आदाब सलाम। आज बहुत खुशी का दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जो है नीट रिज़ल्ट आया था। तो उसी को सामने रखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं विजडम अचीवर्स हु गॉट दी मैक्सिमम मार्क्स। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडेंट विजडम इंस्टीट्यूशन की तरफ से मोहम्मद अदनान समी, सन ऑफ मोहम्मद हन्नान। ही गॉट 519 मार्क्स। तो मैं जो है उनसे कुछ सवालात कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका विजडम इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी शुक्रिया सर। हाँ, तो मैं जो है कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूँ। जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एम डी अदनान समी, सन ऑफ एम डी हन्नान। मैं बगदल विलेज से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो ये जो है यहीं हमारे बीदर के करीब बगदल गांव से बिलोंग करते हैं, बगदल से बिलोंग करते हैं। तो रिगार्डिंग स्टडीज़ हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस साल का जो पेपर था पिछले सालों के बनिस्बत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो पैटर्न था वो चेंज हो रहा है, जैसा कि आपको मालूम है। तो इस मुश्किल और डिफ़िकल्ट पेपर में कम मार्क्स लाना भी क्या है, एक ज़्यादा मार्क्स लाने के बराबर है। बेशक। तो इस पेपर में आप देखेंगे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया था या पैटर्न को बदल दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो उस तरह से तैयारी नहीं कर पाए उनको जो है बहुत मुश्किलात सामना करना पड़ा। तो मैं जो है मोहम्मद अदनान से ये पूछना चाहता हूँ, आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया? जी आपकी प्रिपरेशन में आपने क्या क्या चीज़ों को सामने रखा? किस तरह से आपको मैनेजमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन ने सपोर्ट किया? जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा बेनतहा शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे इस वक्त आपके सामने कुछ बात कहने का मौका इनायत फरमाया। मैं इस साल विजडम से नीट का एग्ज़ाम लिखा हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 519 मार्क्स आए हैं। मुझे सबसे फर्स्ट सर एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बोल रहे थे। एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल था। बायोलॉजी का पेपर, फिज़िक्स केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट था। बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में देखा जाता था पहले असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत कम होते थे। अप्रॉक्सीमेटली खाली 1 2 ओनली मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस ऐसा आते थे। लेकिन इस बार मोर देन 20 क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजनिंग टाइप से, और ईच क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आस्क वैसा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसा, और मैच द फॉलोइंग टाइप से ज़रा लेंथी पेपर था बायो। तो हमें इस बार बायो का ज़रा अटेम्प्ट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा गया, मगर सॉल्व करने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरों ने हमें बहुत अच्छा यहाँ पे प्रिपेयर कराया था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं लगा। तो हमें कॉलेज का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, यहाँ मैनेजमेंट, और मैं अपने डॉक्टर आसिफुद्दीन सर, मोहम्मद आसिफुद्दीन सर, चेयरमैन विजडम इंस्टीट्यूशन का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमें अच्छे यहाँ पे टीचिंग का दिलाने का मौका इनायत फरमाया है सरों को, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठ के आपके सामने बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बेनतहा शुक्रगुज़ार। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जनरली स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर करते हैं तो उनके सामने बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है, तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे आपने सुना है कि एनटीए या फिर नीट के जो पेपर हैं आजकल कैसे आ रहे हैं, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक आ रहे हैं। तो आपने एनसीईआरटी के अलावा या एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा, मतलब क्या राइट मेथड होता है एनसीईआरटी के पढ़ने का? जी तो मेरा पढ़ने का कुछ इस तरह शेड्यूल था कि मैं फ़र्स्ट क्लास नोट्स को बेस्ट रेफ़र करता था। मैं सिर्फ क्लास नोट को ज़्यादा रेफ़र करता था। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ता था, और ये जो सर क्लास में जो नोट्स देते हैं उसको ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्लास नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी हमें पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लेने के बाद एनसीईआरटी का चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, और उसमें हाईलाइट्स करना चाहिए पॉइंट्स, मेन जो पॉइंट्स हैं, ताकि हम नेक्स्ट बार जब वो चैप्टर पढ़ें तो हमें टाइम कंज्यूम बच सके इसमें। तो हमें
इसी तरह प्रैक्टिस करने का सिखाया गया था कि पहले क्लास नोट्स अच्छी तरह रेफ़र करें, फिर एनसीईआरटी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि 100 से 99% एनसीईआरटी के लेवल ही क्वेश्चन आते हैं, खासकर बायोलॉजी में। इसलिए बायोलॉजी को और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड रहना चाहिए। फिजिक्स थोड़ा एप्लीकेशन टाइप होता है, उसको क्लास नोट्स अच्छा रेफ़र करके थोड़ा सॉल्विंग लगता है, लेकिन बायोलॉजी तो मैक्सिमम 90%, 99%, 100% तक यहाँ कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड आता है क्वेश्चन पेपर। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज प्रिंटेड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, दैट्स वाई वी हैव टू ओनली रेफर ओनली क्लास नोट्स एंड एनसीईआरटी ओनली। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अदनान कह रहे हैं कि हमको पूरी तरह से एनसीईआरटी फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट कैसा करते थे आप? डेली जो है क्लास होने के बाद घर में जाकर कैसा पढ़ते थे, या फिर वहीं पर किस तरह से पढ़ते थे, या हमारे इंस्टीट्यूशन में जो स्टडी के लिए टाइम दिया जाता है उसका आप कैसा फ़ायदा उठाते थे? जी, मैं लिमिटेड टाइम में पढ़ता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतर समझ के पढ़ता था। मैं ज़्यादा ऐसा 12 घंटे ऐसा स्टडी ऐसा कुछ नहीं करता था। कॉलेज में जितना पढ़ाया जाता था उसको अच्छा सुन ले के, क्लासेस में अच्छा सुन के गौर फिक्र जैसे सर बताते थे वैसा फुल बी केयरफुल से सुनता था। और घर में जाके जो विदिन 3 to 4 आवर्स डेली पढ़ता था मैं। 9 बजे तक कुछ कॉलेज चलता था यहाँ पे, 7 साढ़े 7 तक। तो वहाँ घर में गए के बाद बायोलॉजी थोड़ा कम पढ़ता था मैं, क्यों बोलो तो मेरा बायोलॉजी थोड़ा अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिक्स को और केमिस्ट्री को मैं ज़्यादा टाइम देता था। केमिस्ट्री में बेस्ड ऑन पूरा एनसीईआरटी बार बार पढ़ता था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैक्सिमम पूरा एनसीईआरटी लेवल ही था ये साल भी। पूरा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे, यहाँ तक कि एप्लीकेशन टाइप भी नहीं थे केमिस्ट्री के वास्ते। जिसकी वजह से क्या है, एनसीईआरटी आप केमिस्ट्री बायोलॉजी में 100% एनसीईआरटी यूज़ करना, फिजिक्स में भी लिमिटेड यूज़ करना। और हमें पढ़ने के वास्ते टाइम जितना मिलता था मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पढ़ने का मौका मिलते साथ ही पढ़ता था मैं। हाँ, तो ये रिवीजन किस तरह से करते थे आप? जी, और जो वीकली एग्ज़ाम होते हैं हमारे पास, इसमें आप कैसे तैयारी करते थे? यहाँ पे विजडम में जो है ना संडे टू संडे यहाँ पे नीट का टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारा वीक जो पढ़ते हैं उसका ग्रैंड टेस्ट भी होता था यहाँ पे। वीकली और मंथली भी टेस्ट रहते थे, तो इसके लिए हमें अच्छी तरह प्रिपेयर होके जाना रहता था। तो फिर बायोलॉजी क्या है, नोट्स पढ़ लेते थे, एग्ज़ाम में जाने से पहले एनसीईआरटी देख लेते एक बार। फिजिक्स से अच्छी तरह सॉल्विंग वो करे के बाद क्या है उसके फार्मूले पढ़ ले के रिवाइज कर ले के वीकली टेस्ट पे जाते थे। केमिस्ट्री तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय हार्ट रहता था। तो यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं उनका क्या रोल रहा आपकी स्टडीज़ के अंदर? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे विजडम इंस्टीट्यूशन में बहुत बेहतरीन फैकल्टीज़ है, एक्सपर्ट्स है, और बहुत मैं बोलता हूँ जहाँ के एक्सपर्ट्स है। यहाँ पे पूरा टीचिंग करने का पूरा एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस। जैसा कि हमारे खुद सर हमें बायोलॉजी पढ़ाते थे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बॉटनी इनका बहुत बेहतरीन था। इनका पढ़ाने का अंदाज़, यहाँ के लेक्चरर्स का मैक्सिमम बहुत अच्छा पढ़ाने का अंदाज़ है। जैसा कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होती थी उस लेवल से पढ़ाते थे यहाँ पे। तो बहुत फ़ायदा रहा हमारा पढ़ के। तो मैं आपसे शुक्रिया बहुत बहुत, आपने ज़रा नवाज़ी फरमाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ के आपके जो साथी हैं क्लास में, यहाँ पर की तैयारी करते वक्त आप कैसे जो है प्रिपरेशन करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह साथियाँ भी बहुत अच्छे थे, यहाँ पे पूरे पढ़ने वाले ही बच्चे रहते हैं। तो इसमें ग्रुप स्टडी यहाँ पे करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पे जी, ग्रुप स्टडी जैसा कि कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो एक दूसरे से पूछ के अगर क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो किसी से पूछ के करे तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया तो मेरे दोस्तों को पूछता था, या नहीं तो एक्सपर्ट जो सर हमारे सरों को पूछता था जाके मैं। इसलिए मुझे कौन सा भी क्वेश्चन का डाउट रहा ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ क्या है, जो आसान चीज़ सब्जेक्ट होता है उसी को ज़्यादा रीडिंग पढ़ते हैं ज़्यादा टाइम, ज़्यादा उस पर सर्व करते हैं। तो क्या हम तीनों पर कैसा जो है कमांड लेकर हम पढ़ सकते हैं, यानी कि तीनों को बराबर तरीके से, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, आपने इसमें क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की तीनों को बराबर पढ़ने के वास्ते? जी मैं जो है ना रोज़ एक 4 से 5 घंटे 3-4 घंटे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई होती थी कॉलेज लेवल छोड़ के, जिसमें मैं ज़्यादातर केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ता था। केमिस्ट्री को मैं मैक्सिमम टाइम देता था। केमिस्ट्री तो मेरा फेवरेट था बायोलॉजी के बाद, तो केमिस्ट्री को मैं ज़्यादा टाइम देता था। और फिज़िक्स में सॉल्व ज़्यादा करता था। यहाँ के अपने जो है ना विजडम के जो मटेरियल्स और एनसीईआरटी रेफ़र करता था मैं यहाँ पे। और अपने जो सर जो नोट्स देते हैं, मैं बायोलॉजी मैक्सिमम नोट्स पढ़ता था। तो यहाँ पर विजडम में जो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिया जाता है, तो इसमें जो
डीड फैकल्टी होते हैं वो किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं? जी, यहाँ पे विजडम में जो है ना बहुत अच्छा मटेरियल्स है यहाँ पे। इसमें हमारा मेनली मटेरियल्स के अंदर जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना बहुत मायने रखता है। ये एवरी नीट एस्पिरेंट्स के वास्ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट ईयर एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया है कि लास्ट ईयर जो बायोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं ये साल भी कि डायरेक्ट प्रिंटेड है। जैसा कि ये क्वेश्चन था यहाँ पे डायडल्फस कंडीशन का लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था इसका, जिसका आंसर पैसम सटाइम था पी प्लांट। उसका ये साल भी क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट आया है, जिसलिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने में हम बिताएं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार जो है पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको हम एक्सपेक्ट करते थे कि शायद इसके ग्रेस मार्क्स मिल जाएं। इसी तरह एक बॉटनी में एक क्वेश्चन था मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड। तो इसमें जो है हम एक्सपेक्ट करते थे कि शायद इसमें शायद ग्रेस मार्क्स मिले, पर जैसा कि एनटीए की जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से ये नहीं दिया गया जी। तो क्या आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया या नहीं किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अटेम्प्ट किया और मुझे जो मैं राइट किया हूँ वही एनटीए ने उसका ऑप्शन दिया है करेक्ट, BCDE। उसमें जो है ना ये क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शन में 5 के 5 करेक्ट थे, मगर कि वो ऐसा ऑप्शन कोई नहीं दिया कि अल्फा ही करेक्ट बोल कर, ऐसा नहीं दिया। 4 उसमें ABCD या BCDE कुछ लिखे हुआ था वहाँ पे, अल्फा ही करेक्ट बोल को नहीं था, मगर कि रियल में देखा गया तो 5 के 5 उसमें ऑप्शंस करेक्ट थे। मैं देखा BCDE मेरे को बहुत क्लोज दिख रहे थे करेक्ट होने के आंसर, मैं इसलिए BCDE बोल को डाल के आया वो। तो एग्ज़ाम में आपने किस तरह से टाइम को मैनेज किया? ये जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आयन एग्ज़ाम के करीब नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर जाकर वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये एग्ज़ाम से पहले आपने किस तरह से इस नर्वसनेस को काबू किया, फिर एग्ज़ाम हॉल में जाकर आपने किस तरह अच्छी तरीके से परफॉर्म किया? जी देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ये करते हैं कि बायोलॉजी क्या है 5 to 10 डेज़ पहले क्या है पढ़ के पूरा छोड़ देते हैं। ये इस साल का ये ड्रॉबैक है। ये जो स्टूडेंट ऐसा किए हैं वो बहुत पछताए एग्ज़ाम में जाके। मैं ऐसा नहीं किया, मैं फिर बायो को मैक्सिमम टाइम तो मैं लास्ट के 5 डेज़ में दिया। लास्ट के 5 डेज़ में फुल रिवीजन किया मैं बायोलॉजी विथ एनसीईआरटी विथ नोट्स के। मैं 1 टाइम्स पूरा फुल सिलेबस रिवीजन किया मैं पूरे 5 दिन के अंदर। बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दिया मैं, इसके वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एग्ज़ाम में बायोलॉजी के वास्ते डिफ़िकल्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखा। मगर एग्ज़ाम जब लिख रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा प्रिपेयर हुआ हूँ, मुझे इंस्टीट्यूट में अच्छी प्रिपरेशन हुई थी, मैं वहाँ जाके लिखूँगा। क्यों बोला तो मुझे वीकली टेस्टों में लिख के ग्रैंड टेस्ट लिख के मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया था यहाँ के टेस्टों से मार्क्सों से देख के कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अचीव करूँगा। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं बहुत एक्साइटमेंट से गया था कि आज मैं एग्ज़ाम लिख के दिखाना है और कुछ करके दिखाना है। इसलिए वहाँ पे जाके टाइम में थोड़ा बायोलॉजी को मैं जाके एनालाइज करा कि उसमें क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ रहे थे और लेंदी आ रहे थे। इसलिए मैं क्या करा बायोलॉजी को टाइम ज़्यादा देने के वास्ते कोशिश किया। इस बार हर बार नीट में 3 घंटे टाइम रहता था, इस बार 3 hours 20 minutes टाइम था। इसलिए मैं 1 hour 20 minutes बायोलॉजी के लिए टाइम दिया। फुल टाइम 1 hour 20 minutes बायोलॉजी के लिए दिया और केमिस्ट्री 1 hour, फिजिक्स 1 hour दिया। तो ये जो आपने फास्ट रिवीजन जो किया 5 से 6 मरतबा, इसके लिए में क्या आपने स्ट्रेटेजी की, किस तरह से नोट प्रिपेयर किए? क्या आपने शॉर्ट नोट बनाए थे? नहीं, मैं तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था बायोलॉजी के लिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ऐसा कुछ बनाए ना वो फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए बेहतरीन होगा, मगर बायोलॉजी तो पूरा पढ़ना होगा। कौन सा छोड़े वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो जो हम छोड़ेंगे वहीं से क्वेश्चन प्रिपेयर होगा ना सर। इसलिए क्या है मैं शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी के लिए भी नहीं बनाया, केमिस्ट्री के नहीं, फिजिक्स के लिए किसके लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। मैं जितने मेरे क्लास नोट्स थे मैं वो पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे याद हो गए थे। वो ज़्यादा पढ़ने में वास्ते टाइम नहीं लगता था मुझे। तो आपके हिसाब से एनसीईआरटी को फास्ट रिवीजन करने के लिए क्या मेथड यूज़ करना चाहिए? जी सर, एनसीईआरटी को फास्ट रिवीजन के लिए फर्स्ट जब हम फर्स्ट बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं हमें एक चैप्टर को पढ़ने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 minutes और आधा घंटा भी लग सकता है यहाँ तक के। तो उसमें हम मेन जो पॉइंट्स रहते हैं उसमें क्या हाईलाइट्स करना चाहिए, जो हमारे नोट से हट के रहना या फिर
जो नोट्स में भी है मगर कि एनसीईआरटी में भी है, मगर इंपॉर्टेंट जो है उसको हाईलाइट्स करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम उतना ही पढ़ना जितना हम हाईलाइट्स किए हैं, दूसरा पढ़ने से हम कुछ भी नहीं होता, जितना हम हाईलाइट्स किए उतने बार बार पढ़ना चाहिए। तो आउटसाइड द एनसीईआरटी में आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं, मैं तो आउटसाइड द एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं जितना भी पढ़ा हूँ अपने क्लास नोट्स, अपने बेस्ट लेक्चरर्स के जो अपने नोट्स थे वो नोट्स ही बार बार रिवाइज करा हूँ, और एनसीईआरटी जो मैं हाईलाइट करा था वही करा हूँ। तो कम से कम कितनी मरतबा रिवाइज करना चाहिए एनसीईआरटी को? जी, एनसीईआरटी तो रिवाइज करना चाहिए, मगर मैक्सिमम मेरा कहना ये है कि क्लास नोट्स को ज़्यादा रेफर करना चाहिए। एनसीईआरटी तो हम पढ़ते हैं मगर कि एनसीईआरटी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, उसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं होती। क्लास नोट्स में सर जो है ना उसको एनसीईआरटी उनके पास पूरा दिमाग में याद रहती है, उनको हमको बेस्ट ईजी वे में हमको सर नोट्स बना के देते हैं, वही पढ़ने से हमें बार बार अच्छा जहानत से याद होता है। एनसीईआरटी हम ऐसा पढ़ के याद नहीं कर सकते बगैर नोट्स के। जैसा कि आप अदनान ने कहा कि टीचर जो है एनसीईआरटी के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें जो एक्स्ट्रा ज़रूरी होती हैं वो भी पढ़ते हैं और अपने क्लास नोट्स में वो ऐड करके पढ़ाते हैं। तो एक स्टूडेंट जो अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए कि जो टीचर के क्लास के नोट्स होते हैं उसको भी उतनी ही अहमियत दी जाए जितनी एनसीईआरटी को दी जाती है। बेशक के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, लेकिन बिकॉज टीचर को कई एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कौन सा वो पैराग्राफ है इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी के अंदर हो चाहे दूसरे पार्ट में हो, बायोलॉजी में हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें याद रखना पड़ता है। तो उस चीज़ों के लिए आपने क्या तरीक़ा इख्तियार किया, क्या मेथड यूज़ किया याद रखने के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म में भी आपको वो याद आ जाए? जी सर, मैं तो अपने याद करने के some सेलेक्टेड चैप्टर्स रहते थे जिसमें से ज़्यादा याद करने का रहता था। वो चैप्टर्स को मैं बार बार रिवाइज करता था, यहाँ तक कि उसको वही चैप्टर ज़्यादा पढ़ता था मैं याद करने के लिए। और थोड़े हाईलाइट्स पॉइंट्स रहते थे ना, उससे बार बार रिवाइज करने से हार्ड जो पॉइंट्स रहते हैं वो रिमेंबर हो जाते हैं 1 से 10 बार पढ़ने से। तो जैसा कि आपको मालूम है कि चैप्टर्स के अंदर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ मार्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट है, इसके अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो इसके में भी याद रखने के लिए तो इसका एक ही तरीका हो सकता है, उसे है बार बार पढ़ना, बार बार रिवीजन करना। तो आपने कुछ स्पेशल डाइट यूज़ किया है ताकि याद रखा? जैसे लोग बोलते हैं कि हम बादाम खाना चाहिए याद रखने के लिए, या ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो कुछ ख़ास एडिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फादर ने मुझे जितने रिक्वायरमेंट्स है पूरे रिक्वायरमेंट्स हमें वो पूरा करते थे। डाइट्स लेके, फ्रूट्स लेके, वेजिटेबल, एनी थिंग जो हमें ज़रूरत होती है पूरा ला के देते थे। और वो बेहतरीन समझदार थे कि हमें क्या ज़रूरत है वो हमसे पहले वही जान के लेकर के हमें हमारी ज़रूरत पूरी करते थे। तो जैसा कि आपको मालूम है एग्ज़ाम के लिए हेल्थ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरे तैयार भी हो चुके हैं और करीब एग्ज़ाम अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके एग्ज़ाम पे पड़ेगा। तो डाइट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू यूज़ हेल्दी डाइट। तो हमें तो आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू रहा इस एग्ज़ाम रिलेटेड टाइम में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान अदा करना चाहूँगा कि मुझे ये साल एक बार बुखार भी नहीं आए, यहाँ तक के फीवर भी एक बार भी नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप डे बाय डे का रूटीन क्या था आपका? कब उठते थे आप, कब पढ़ते थे, क्या रूटीन था आपका? मैं यहाँ तक कि सुबह में थोड़ा उठने के वास्ते मुझे थोड़ा ये होता था, फजर कभी कभी फजर के टाइम में उठ जाता था, मगर मैं रात के स्टडी ज़्यादा करता था। रात में कभी 2, कभी 1, कभी 2 रात में ज़्यादा पढ़ता था मैं, तो सुबह में जल्दी नहीं। आउटसाइड दी कॉलेज भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अदनान कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ के टाइम में पढ़ने के अलावा भी हमें जो है घर पर जाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का एक अहम रोल रहता है। यानी कि वो चीज़ें जो आप खुद से पढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पे बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो टीचर के प्रेजेंस में ही पढ़नी पड़ती है, ख़ास तौर पे फिज़िक्स। तो इसमें भी आपको प्लान और स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है। तो मैं समी से ये पूछना चाहूँगा, अदनान समी से, कि फ़िज़िक्स के लिए आपने क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी अपनाई, जिससे जो आजकल आप देखते हैं कि फ़िज़िक्स का इस
बेल्ट में बहुत ज़्यादा क्या है रूमर है ना। ज़्यादातर बच्चे क्या है फिज़िक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करते या फिज़िक्स बहुत कम पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स के लिए आपने कैसे तैयारी की, ख़ास तौर पे फिज़िक्स के लिए? मैं तो पहली बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि फिज़िक्स इतना हार्ड नहीं है। फिज़िक्स अगर कोई बच्चा दिल से अगर पढ़ने बैठता है तो फिज़िक्स बायोलॉजी से इसको ईजी दिखता है। फिज़िक्स ऐसा है, रियलिटी एज है। फिज़िक्स में क्या है एप्लीकेशन टाइप होता है, मगर ये अपने पास अगर कॉन्सेप्ट अगर इनबिल्ड है, पूरा कॉन्सेप्ट जो क्लास नोट्स हम बेहतरीन तरीके से अगर रिवाइज किए हैं बार बार, अपने पास फार्मूले पूरे दिमाग में रिमेंबर है, तो हम फिज़िक्स का कौन सा भी ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की हमारे पास कैपेसिटी रहना चाहिए। क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हम सॉल्व करेंगे हमें उतना फ़ायदा होगा फिज़िक्स के लिए। तो आखिरी में क्वेश्चन अब अदनान समी से करना चाहता हूँ कि क्या रिपीट करने की क्या अहमियत है, मतलब रिपीट क्यों करना चाहिए? अगर किसी वजह से किसी फ्रेशर को का रैंक नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं होता है उसको, तो क्या उसे रिपीट करना चाहिए या फिर छोड़ना चाहिए? बेशक सर, आप ज़रूर। क्या एडवाइस देंगे उसे? बेशक ज़रूर। मेरा तो ये एडवाइस है कि कोई यहाँ तक कि 100-150 मार्क्स से भी अगर किसी की सीट छूट जा रही है तो वो रिपीट ज़रूर करें। 200 मार्क्स का भी फ़र्क हम इजाफा कर सकते हैं एक साल में। हमें दिल की मेहनत से, लगन से अगर हम पढ़ें तो 200 से 300 मार्क्स तक हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 300 मार्क्स है तो वो 550 प्लस लाने में कमी नहीं रहेगा अगर वो स्टार्टिंग से अगर मेहनत करे तो रिपीट करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई एक बार नहीं है रिपीट तो दूसरी बार से रिपीट करना होगा। एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 3 बार ऐसा रिपीट हमें MBBS लेना ही लेना है बोल के वो ठान के अपन रिपीट करना चाहिए। तो जैसा कि अदनान समी से आपने सुना कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट थे लेकिन किसी वजह से उनको जो है सीट नहीं मिल पा रही है, तो देर मत करें। यानी कि अगर आप सोचते ही रह जाएंगे तो वक्त निकल जाएगा। तो जल्द से जल्द जो है आप रिपीट के लिए ट्राई करें। विजडम इंस्टीट्यूशन इज़ ए राइट चॉइस फॉर यू इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर रिपीट। तो मैं अदनान समी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी बातें की। हम ज़रूर जो है हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूवर्स आपकी इन बातों को ज़रूर जो है अपने आने वाले फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया।